जय हिंद दोस्तों, मैं हूं योगिता और आपका स्वागत है स्टडी ऑर्बिट में, जहां पढ़ाई होती है सिंपल और स्मार्ट तरीके से। तो अपन ने पिछली क्लास में चैप्टर 3 के आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में जाना था। उसका एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड या प्री बोर्ड से टेस्ट और जो हाफ ईयरली के जो पेपर होंगे उनमें मिल जाएगा आपको कि रासायनिक यौगिकों के गुणधर्म को समझाइए, नहीं तो दो गुणधर्म को लिखिए, इस प्रकार से। ठीक है, अब अपन का टॉपिक है धातुओं का निष्कर्षण। इसमें अपन पहले पढ़ेंगे क्या वो बताती हूँ। खनिज और एश गैंग, इन तीनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन को। डेफिनेशन इसलिए आनी चाहिए क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो धातुओं का निष्कर्षण में पहले 3 खनिज, एश और क्या बोल रही हूँ मैं, गैंग। पहले खनिज, तो खनिज किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तत्वों और यौगिक, दो कीवर्ड्स हो गए अपन के, तत्वों और यौगिक। ठीक है ना। तो प्रकृति में पाए जाने तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे कि कोयला एक खनिज है। कोयला क्या है? एक खनिज है और ये प्रकृति में पाया जाता है। और कोयला 4 टाइप का होता है, वो बिटुमेन्स, एंथ्रासाइड। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है साइंस में। एंथ्रासाइड वो सबसे अच्छा होता है और शायद मेरे ख्याल से बिटुमेन्स यहाँ पे हमारे बीकानेर में भी पाया जाता है ना, इस प्रकार से। तो तत्वों और यौगिक हो गए खनिज। तो याद रह जाएगा कि तत्वों और यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को खनिज कहते हैं। फिर आता है एश। एश सबसे इम्पोर्टेंट। तो एश में क्या होगा कि जो प्रकृति है उसमें जो धातुओं का सुगमता पूर्वक व्यावसायिक निष्कर्षण है वो एशकों का किया जाता है। और एशक में कौन कौन से हैं? जैसे कि हेमेटाइट। हेमेटाइट है, हेमेटाइट लोहे का एशक है। किसका है? लोहे का एशक पूछ लिया जाता है, हेमेटाइट है। और मरकरी का एशक पूछ लिया जाए तो सिनाबार है। हेमेटाइट का सूत्र क्या होगा? Fe2O3। और सिनाबार है उसका सूत्र होगा, मरकरी का है तो HgS। ये आगे अपन बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। पहले अपन को खनिज एश के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए, जो मैंने बता दी है। अब धातु का निष्कर्षण है वो 3 प्रकार से होगा। एक तो निम्न क्रियाशील धातु का निष्कर्षण, एक मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण और एक उच्च क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। तो उच्च क्रियाशील धातु का निष्कर्षण करेंगे वो होगा विद्युत अपघटनी पृष्ठकरण विधि के द्वारा। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए, बोर मत होइए। तो हेमेटाइट देख लिया अपन, लोहे का एशक HgS देख लिए, ये है सिनाबार, मरकरी का एशक। तो अपन को क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो या तो लोहे के एशक के नाम बताओ, तो लोहे का एशक होगा हेमेटाइट, या पूछ ले मरकरी का एशक का नाम तो सिनाबार। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे धातु के निष्कर्षण में। एक आता है इसी में गैंग। गैंग अपन के नहीं है, खनिज एशक तो अपन ने नाम सुन रखा है। तो गैंग क्या होता है? पृथ्वी में खनिज एशकों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है। तो अपन क्या इसके कीवर्ड्स इसका क्या होगा? अशुद्धि। तो है, ठीक है। अशुद्धि को क्या कहते हैं अपन? गैंग कहते हैं। अशुद्धि होती है तो अशुद्धि को साफ करने के लिए तो ये धातु का निष्कर्षण है, नहीं तो जमीन से ही प्राप्त कर सकते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, धातु के निष्कर्षण में मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया है, वो अपन माइंड मैप में याद रख सकते हैं। अब अपन चलते हैं इसके मेन जो टॉपिक है, कौन सा? निम्न क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और उच्च क्रियाशील। तो अपन को सक्रियता श्रेणी तो हर टॉपिक में याद रहनी चाहिए केमिस्ट्री में। तो मैंने पढ़ा रखी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, हाइड्रोजन और लास्ट में वो सिल्वर है, गोल्ड है, ये होता है। ठीक है, तो पहले अपन जो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जैसी धातुएं हैं वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में कैसे? कि उनमें न तो कोई अशुद्धियां होती है, उनको न तो निष्कर्षण या इस प्रक्रम की कोई जरूरत नहीं होती है। कुछ को होती है। तो निम्न क्रियाशील धातु को केवल जो है निष्कर्षण केवल गर्म करने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि निम्न क्रियाशील जो धातु का निष्कर्षण होगा ना वो केवल गर्म करने पर ही होगा। ठीक है, केवल गर्म करने पर होगा। और फिर मध्यम का होगा, फिर उच्च का होगा। तो केवल गर्म करने पर होगा। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि पहले सिनाबार, जैसे मैंने बताया मरकरी का एशक है, तो सिनाबार उसको अपन वायु में गर्म करेंगे। तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन के साथ में अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा क्या? सिनाबार का, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये बनकर ये बना, मिलकर ये बना सिनाबार और ऑक्सीजन की अभिक्रिया जब करवाई गई तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है।
फिर अपन इसको अगर और गर्म करेंगे तो ये क्या बनेगा अपन को मरकरी बनकर फिर से अपन को मिलेगा। इसका अपन इस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। तो अपन को इसमें याद क्या रखना है, निम्न क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। इस निम्न क्रियाशील धातु का निष्कर्षण केवल गर्म करने पर से ही प्राप्त कर सकेंगे। सिनाबार एक मरकरी का अयस्क है। सिनाबार को जब गर्म किया जाएगा, सिनाबार को जब गर्म किया जाएगा तो मर्क्यूरी का ऑक्साइड बनेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। मर्क्यूरी डाइऑक्साइड को जब अधिक ताप पर या गर्म करेंगे अपन तो अपन को मर्क्यूरी प्राप्त होगी। ठीक है, मर्क्यूरी प्राप्त करने की विधि को समझेंगे, निम्न क्रियाशील धातु को समझेंगे तो अपन है इस प्रकार से समझा सकते हैं। फिर है उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील, दो टॉपिक रह गए हैं। तो फिर निम्न से मध्यम में चलते हैं। तो मध्यम में कौन से आता है, जिंक है, आयरन है, ये है वो मध्यम क्रियाशील धातुओं में आते हैं। इनका निष्कर्षण कैसे करेंगे, तो इनको ये जिंक है, कार्बोनेट है, ये अपन क्या है कि अपने सल्फाइड और ऑक्साइड में पाए जाते हैं। प्रकृति में क्या है, सल्फाइड और ऑक्साइड में पाए जाते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट में, सॉरी ऑक्साइड में नहीं। तो इनको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्या बोल रही हूँ मैं, जिंक, आयरन, मैं इसके प्रतीक लिख रही हूँ, और ये क्या है, लेड। ये 3-4 ऐसी धातुएं हैं जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती है, सभी को पता है। तो अपन इसको प्राप्त कैसे करेंगे, तो इसमें ये अपन क्या ये पाई कैसे जाएगी, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाएगी। तो इसमें क्या होगा, कार्बोनेट के रूप में ये पाई जाती है, तब इनकी बजाय ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना है वो अधिक आसान होता है। तो इसमें ऑक्साइड अपन परिवर्तित कर देंगे। तो ऑक्साइड में जो परिवर्तन होगा वो भर्जन और निस्तापन की वजह से होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है और वो सब जगह पर पूछी जाती है। भर्जन और निस्तापन क्या होता है, चलिए जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, सब जगह पूछी जाती है। भर्जन, जो जिंक सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर अपन गर्म करेंगे तो ये अपने ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगा। इससे अपन को धातु अधिक आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, ये सल्फाइड एस को उसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया, जब ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना, इससे अपन को धातु प्राप्त होगी। फिर आता है निस्तापन। तो कार्बोनेट एस को वायु की उपस्थिति में इसमें सीमित ताप पर गर्म करने पर ये अपने ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर की भर्जन, निस्तापन। और एक है इससे आगे थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है और उसका उपयोग। तो आयरन ऑक्साइड की जब एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है, यानी कि क्या हुआ, विस्थापन हो गया। विस्थापित अभिक्रिया एक थर्मिट अभिक्रिया है। इसका उपयोग क्या है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसका मैं जो ये Fe2O3 समीकरण में यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके एल्यूमिनियम के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन। ठीक है, तो ये होगा। तब क्या होगा कि जो आयरन की अपन ने अभिक्रिया करवाई है, इसका उपयोग क्या कहाँ किया जाता है कि मशीनों और रेल होती है उनके पुर्जों को जोड़ने के लिए, मशीनों और रेल के पुर्जों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई सब कुछ, बहुत ही इजी चीज है। ये भी नहीं आई तो आगे का ही क्या है आपको, है ना। ऐसी तो ये तो कहने की बातें हैं, ये बहुत ही इजी चीज है और समझ में भी बहुत जल्द आ जाती है। ठीक है, अब अपन चलते हैं मध्यम क्रियाशील हो गई, निम्न क्रियाशील हो गई और उच्च क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। तो कैसे करेंगे अपन उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। उच्च क्रियाशील धातु का निष्कर्षण करने के लिए अपन विद्युत अपघटनीय पृष्ठकण विधि का उपयोग करेंगे। विद्युत अपघटनीय पृष्ठकण विधि में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, विद्युत अपघटनीय पृष्ठकण, धातुओं का पृष्ठकण कैसे करते हैं। तो धातुओं को पृष्ठकण करने के लिए, उच्च क्रियाशील धातु का पृष्ठकण करने के लिए सबसे अधिक प्रचलितम विधि कौन सी है, विद्युत अपघटनीय पृष्ठकण विधि। विद एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी और आपको ये डायग्राम आना चाहिए। यहाँ पे कुंजी ये लिख देना। और अब अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो कॉपर, टिन, निकिल आदि जैसी अनेक धातुओं का निष्कर्षण है वो विद्युत अपघटनीय पृष्ठकण विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है, शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है और धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। विद्युत अपघट्य में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, घुलनशील अशुद्धियां हैं तो वो तो विलयन में चली जाएगी। अविलय अशुद्धियां वो एनोड तली पर यानी तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिन्हें अपद्रव्य कहते हैं।
ठीक है। तो अपद्रव्य यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। अपद्रव्य की परिभाषा पूछे तो क्या बताएंगे, विलेय अशुद्धियां विलीन में चली जाती है, अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिन्हें अपद्रव्य कहते हैं। या अपद्रव्य तो यहाँ पे अब मैंने राम रखा है, वैसे एनोड पंख कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, एनोड पंख, ठीक है ना। एनोड पंख पूछा जाता है, अपद्रव्य कोई नहीं पूछता। तो दोस्तों देखिए अब संसारण क्या होता है जी, आप मारवाड़ी भाषा में कहते हैं काट लागियो जना। पहले पॉइंट यहाँ उसी के सिल्वर की सल्फर के साथ में क्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बने ने बिग वजह से वर्ष जो आपा के सिल्वर है बा काली जो है काई के रही मैं क्वेश्चन आ रहा है कि सिल्वर की वस्तुएं काली होती है, तो अपन क्या लिखेंगे कि सिल्वर का सल्फर के साथ में विक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। और कॉपर की वस्तुएं पर जंग संक्षारण का क्यों लगता है, तो कॉपर वायु में उपस्थित आदर्श CO2 के साथ में विक्रिया कर कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण ऐसा होता है। और लंबे समय तक आयरन भी जल के साथ में विक्रिया करके आयरन ऑक्साइड की परत बना रहता है, इससे भी जो है काट लग जाता है, यानी कि जंग लग जाता है। ठीक है, फिर अपन का पॉइंट है कि इससे सुरक्षा कैसे करेंगे, तो सुरक्षा का एक तो देखो एनोडीकरण, यानी एल्यूमिनियम पर मोटी जो ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। तो यही एक तो सुझाव ये हो गया सुरक्षा का। एक यशद लेपन, जस्ते पर पतले जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं, वो हो गई। और तेल लगाकर ग्रीस लगाकर, ये कुछ मामूली सी जानकारी थी संक्षारण के बारे में, ये सभी को आनी भी चाहिए और आती भी है। फिर है एक टॉपिक अम्लगम। अम्लगम क्या होता है, ऐसी मिश्र धातु जिसमें कोई एक धातु पारा होती है अम्लगम कहलाता है। ऐसी मिश्रातु जिसमें कोई एक धातु पारा होती है मिश्रातु कहलाता है। मिश्रातु क्या होता है, दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्रातु कहलाता है। ठीक है, और फिर आता है सोने के बारे में। तो सोना कौन सा बात कर रही हूँ मैं, गोल्ड का बात कर रही हूँ, है ना। तो इसमें 24 कैरेट तो होता है शुद्ध सोना, अपन को जो नहीं मिलता है। कि अपन को शुद्ध सोना क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि शुद्ध सोना है वो मतलब सही नहीं रहता है। इसमें 22 कैरेट तो शुद्ध सोना मिलाया जाता है, और यहाँ पे आजकल 20 कैरेट भी होता है, 18 कैरेट का भी होता है। 22 कैरेट शुद्ध सोने में 2 के जो किलो तांबा चांदी ये मिलाने से क्या है कि संसारण पर नहीं लगता है और चमक बनी रहती है, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया अपन की सोने के बारे में जानकारी। 24 कैरेट होता है, उसमें 22 कैरेट तो शुद्ध होता है। कठोर बनाने के लिए इसमें 2 कैरेट क्या बनाया जाता है, 2 किलो तांबा या चांदी मिलाया जाता है। फिर क्या होता है कि अपन ने ये तो जानकारी मिश्रातु के बारे में मुझे याद आया कि इसमें एक टॉपिक है मिश्रातु का। तो 2 या 2 से अधिक धातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्रातु कहलाता है। मिश्रातु, इसमें मिश्रातु के बारे में जानकारी अपन ने थोड़ा जाना ही था कि 2 या 2 से अधिक धातु का समांगी मिश्रण मिश्रातु कहलाता है। तो मिश्रातु के बारे में जानकारी देखते हैं। तांबा और जस्ता की मिश्रातु पित्तल होती है, तांबा और टिन की मिश्रातु कांसा होती है। एक बच गई सोल्डर। सोल्डर किसकी मिश्रातु होती है, तो सोल्डर होती है टिन और शीशा की मिश्रातु क्या हो जाएगी, सोल्डर। अपन इसको याद कैसे रखेंगे, याद इस प्रकार से रखेंगे कि तांबा प्लस जस्ता 2 मिले तो पित्तल बना, तांबा फिर आया और टिन जुड़ा तो कांसा बना, टिन फिर आया और सोल्डर टिन फिर आके क्या बनाया, शीशा जुड़ा तो सोल्डर बनाया। ठीक है, इनमें कोई भी हार्ड बात नहीं है। तो आज का चैप्टर बहुत ही इजी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैप्टर 3 अपन का जल्द ही समाप्त होने वाला है। अगेन आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी सून।